है कि भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। के अंदर ये उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। हाँ, और दिल्ली से बिल्कुल सटावा जी भारत की तलवार और सैनिकों की खान जी है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, हरियाणा इस शब्द का मतलब क्या है? सुनने में तो बस एक नाम लगता है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई गहरी कहानियां हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि कोई एक तय मतलब नहीं है। यहाँ दो मुख्य धार्मिक व्याख्याएं मिलती हैं। अच्छा। पहली है हर यानी भगवान शिव और अयाना यानी घर, तो इसका मतलब हुआ शिव का निवास। शिव का निवास जी, और दूसरी व्याख्या हरि यानी भगवान विष्णु और अयाना से है, जिसका मतलब हुआ विष्णु का निवास। मतलब चाहे शिव हो या विष्णु, सार तो एक ही है, भगवान का घर। तो इस राज्य की पहचान की पहली परत ही कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता है। सही बात है, जो इसके नाम में ही बसी हुई है। और एक तीसरी व्याख्या भी है जो इसे प्रकृति से जोड़ती है। वो क्या है? ये हर और अरण्य यानी जंगल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हरा भरा जंगल। हरा भरा जंगल। जी, मुन्नीलाल और मुरली चंद शर्मा जैसे विद्वानों ने इस विचार का समर्थन किया है। तो एक तरफ अध्यात्म है, दूसरी तरफ प्रकृति। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? स्रोतों के मुताबिक इस जमीन का पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। माना जाता है कि सृष्टि की रचना ही कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ, ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। और भगवान विष्णु का संबंध क्षीर सागर से है, जिसे आज की मानसरोवर झील माना जाता है। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक तरह से एक ओरिजिन पॉइंट होने का दावा है। बिल्कुल। और क्या आज भी इसका कोई सबूत जमीन पर मौजूद है? जी हाँ, हमारे स्रोतों में कुरुक्षेत्र के थानेसर में बने नाभि कमल मंदिर का जिक्र है, जो नागर शैली की वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह मंदिर इसी पौराणिक कथा को साकार करता है। मतलब ये कहानियां सिर्फ ग्रंथों में नहीं, पत्थरों पर भी उकेरी गई हैं। सही कहा। तो ये देवताओं और हरे भरे जंगलों की भूमि है। चलिए अब इस पौराणिक जमीन को दुनिया के नक्शे पर ढूंढते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर वो इसकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो हरियाणा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और भारत के अंदर ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। हाँ, और दिल्ली से बिल्कुल सटावा। जी, इसी वजह से इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाती है। स्रोतों में इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी बताया गया है। जी, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये नंबर सुनने में किसी भूगोल की क्लास जैसे लगते हैं, लेकिन इनका असल मतलब क्या है? ये किसी जगह के बारे में क्या बताते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये नंबर सिर्फ लोकेशन नहीं बताते, ये उस जगह के मौसम और जलवायु का, आप कह सकते हैं कि डीएनए तय करते हैं। डीएनए कैसे? ये अक्षांश हरियाणा को उस बेल्ट में रखते हैं जहां खेती के लिए भरपूर धूप भी मिलती है और गेहूं जैसी फसलों के लिए जरूरी सर्दियां भी पड़ती हैं। इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से हरियाणा आगे चलकर गेहूं की टोकरी बना। वाह, मतलब भूगोल और अर्थव्यवस्था का सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, ये नंबर सीधे सीधे इसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। और स्रोतों में इसके चारों कोलों का भी जिक्र है। जी, उत्तर में पंचकुला का शाहपुर, दक्षिण में नूह का दोहा, पूर्व में यमुनानगर का ताजेवाला और पश्चिम में सिरसा का चौटाला। ये एक तरह से इस पहचान की सीमाओं को तय करते हैं। और इन सीमाओं के अंदर का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। जी, और इस हिसाब से ये भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, खासकर जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार तथ्य है। स्रोत बताते हैं कि इसका आकार एक विषम बाहु चतुर्भुज जैसा है, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि इसका आकार डेनमार्क देश से बहुत मिलता जुलता है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी तुलना है। डेनमार्क ये एकदम से कहाँ से आ गया? क्या ये सिर्फ आकार का संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है? स्रोतों में तो सिर्फ आकार की समानता का जिक्र है। लेकिन अगर हम सोचें तो डेनमार्क भी तो कृषि और खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया का एक पावर हाउस है। हाँ, ये सोचने वाली बात जरूर है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग संस्कृतियों में जमीन और भूगोल एक जैसी आर्थिक कहानियों को जन्म दे सकते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो नक्शों पर नहीं दिखता, पर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो ये दिलचस्प है कि कैसे जमीन और पौराणिक कथाएं मिलकर एक पहचान बनाती हैं। लेकिन ये पहचान सिर्फ पुरानी बातों तक सीमित नहीं है। 1966 में
इसी जमीन पर एक नई आधुनिक कहानी ने जन्म लिया। बिल्कुल। 1 नवंबर 1966 ये वो तारीख है जब हरियाणा एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। इसे भाषाई आधार पर पूर्वी पंजाब से अलग किया गया था। जी, और ये जानना जरूरी है कि इसे पूर्वी पंजाब के कुल क्षेत्रफल का लगभग 35.18% हिस्सा मिला था। और ये भारत के 18वें संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ और देश का 17वां राज्य बना। हाँ, इसके ठीक पहले 16वां राज्य नागालैंड बना और इसके बाद 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। और इस नए राज्य को अपनी एक नई पहचान बनानी थी। और वो पहचान हमें इसके उपनामों में बहुत साफ दिखाई देती है। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये इस राज्य के चरित्र का सर्टिफिकेट है। हाँ, चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला है गेहूं की टोकरी और दूध की बाल्टी या दूध दही का प्रदेश। ये तो सीधे सीधे उस भूगोल से जुड़ता है जिसकी बात हमने अभी की थी, उपजाऊ जमीन और मेहनत करने वाले लोग। बिल्कुल। फिर एक बिल्कुल अलग पहचान सामने आती है, भारत की तलवार और सैनिकों की खान। जी, ये उपनाम देश की रक्षा में हरियाणा के असाधारण योगदान को सलाम करते हैं। सैनिकों की खान, ये कितना पावरफुल नाम है। मतलब एक तरफ तो ये राज्य देश का पेट भर रहा है गेहूं की टोकरी बनकर, और दूसरी तरफ भारत की तलवार बनकर उसकी रक्षा भी कर रहा है। ये विरोधाभास नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं बल्कि संपूर्णता है। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति में मेहनत और वीरता दोनों को बहुत सम्मान दिया जाता है। अच्छा। यहाँ के समाज में हमेशा से सेना में जाने को एक बहुत प्रतिष्ठित करियर माना गया है। ये एक गहरी सामाजिक परंपरा है। और आज के जमाने में एक नया उपनाम जुड़ा है, खेलों का हब। जी, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी छाए रहते हैं। ये शायद उसी मेहनत और वीरता वाली पहचान का 21वीं सदी का रूप है। बिल्कुल सही। खेतों में की जाने वाली कड़ी मेहनत और सेना के लिए जरूरी शारीरिक दमखम, शायद वही ऊर्जा अब खेल के मैदानों पर दिख रही है। जी, ये उपनाम दिखाते हैं कि कैसे एक राज्य की पहचान समय के साथ विकसित होती है। तो चलिए 1966 से आज तक के इस विकास के सफर को कुछ आंकड़ों से समझते हैं। ये बदलाव वाकई में हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा। 1966 में जब राज्य बना तो इसमें सिर्फ 7 जिले थे। सिर्फ 7? हाँ, इन्हें याद रखने का एक सरल फॉर्मूला भी हमारे स्रोतों में दिया गया है, GHARJKM। GHARJKM मतलब गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अच्छा, GHARJKM, ये तो काफी आसान है याद रखने के लिए। उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? उस समय हिसार सबसे बड़ा जिला था, जिसका क्षेत्रफल करीब 13,891 वर्ग किलोमीटर था, और सबसे छोटा जिला था जींद, लगभग 2,712 वर्ग किलोमीटर का। और जींद के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात भी हमारे स्रोतों में है। हाँ, और वो ये है कि जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाओं में 1966 से लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। जी, एक ऐसा राज्य जो इतना फैला, जिसमें इतने नए जिले बने, वहां एक जगह ऐसी है जो वैसी की वैसी ही है। ये क्यों हुआ होगा, इस पर हम थोड़ी देर में लौटते हैं। पहले आज की तस्वीर देखते हैं। आज की तस्वीर काफी अलग है। 7 जिलों से बढ़कर अब 22 जिले हो गए हैं। 22? जी, तहसीलें 27 से बढ़कर 95 हो गई हैं। विधानसभा की सीटें 54 से 90 हो गई हैं और लोकसभा की सीटें 9 से 10 हो गई हैं। 7 से 22 जिले, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस प्रशासनिक विस्तार के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्यों करना पड़ा? ये असल में राज्य के विकास और बढ़ती आबादी की कहानी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शहर फैले, लोगों की जरूरतें बदली, तो प्रशासन को लोगों के और करीब लाने की जरूरत महसूस हुई। मतलब गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए? बिल्कुल। हर नया जिला बनाने का मतलब था कि कलेक्टर, एसपी और बाकी सरकारी दफ्तर लोगों के घर के पास पहुंचे, जिससे काम जल्दी और आसानी से हो सके। ये विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की एक कोशिश है। इसे समझने के लिए कोई अच्छा उदाहरण है हमारे पास? हिसार का उदाहरण सबसे अच्छा है। जो हिसार 1966 में सबसे बड़ा जिला था, आज उसी मूल हिसार से टूटकर 3 और नए जिले बन चुके हैं। 3 नए जिले? कौन कौन से? भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद। और आज सिरसा सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा है फरीदाबाद। ये तो जबरदस्त बदलाव है। तो ये पूरी प्रशासनिक यात्रा नेताओं और अधिकारियों के नेतृत्व में हुई। चलिए कुछ चेहरों पर नजर डालते हैं कि 1966 में कमान किसके हाथ में थी और आज कौन है। जरूर। शुरुआत मुख्यमंत्री से करते हैं।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, और वर्तमान में, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, श्री नायब सिंह सैनी इस पद पर हैं। और राज्यपाल? पहले राज्यपाल थे धर्मीन भीर सिंह, और आज इस पद पर श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। विधानसभा में पहली अध्यक्ष थी शन्नो देवी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उस दौर में किसी महिला का इतने बड़े पद पर होना वाकई बड़ी बात थी। जी, और आज अध्यक्ष हैं श्री हरविंदर सिंह कल्याण। और शन्नो देवी के बारे में एक और हैरान करने वाली बात है। स्रोत के मुताबिक वो पहली स्पीकर तो थी ही, साथ ही पहली डिप्टी स्पीकर भी थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये काफी असामान्य है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों में जब सदन का गठन हो रहा था, तो उन्होंने कुछ समय के लिए दोनों भूमिकाएं निभाई होंगी। ये तो उनकी काबिलियत को दिखाता है। बिल्कुल, यह उनकी सर्वस्वीकार्यता और कद को दिखाता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो उन्हें भारतीय विधायी इतिहास में एक खास जगह देता है। और अंत में न्यायपालिका। पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मेहर सिंह, और वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शील नागू। तो ये पूरी सूची हमें 58 सालों की राजनीतिक और प्रशासनिक यात्रा की एक झलक देती है। तो ये था हरियाणा का एक संक्षिप्त लेकिन गहरा परिचय, एक ऐसी भूमि जो पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है और साथ ही एक मॉडर्न और प्रगतिशील राज्य भी है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे इसके उपनाम इसके बहुआयामी चरित्र को दर्शाते हैं। अन्य